Hello students, welcome all of you once again at our YouTube channel. Myself Anand Mishra and today we are going to discuss the topic combination of resistances. तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग रजिस्टर का कम्बिनेशन या रजिस्टेंसेस को कंबाइन करने पर क्या रिजल्ट आता है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस। देयर आर फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस। वन इज सीरीज कम्बिनेशन एंड द नेक्स्ट इज पैरेलल कम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सीरीज कम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट आर द सीरीज कम्बिनेशन? सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है कि व्हेन द second end of any register is connected with the first end of the next register and so on, then this type of combination of resistances are called as series combination. देखिए, जब हम किसी रजिस्टर के दूसरे सिरे को या हम लोग कह लें कि अंतिम सिरे को किसी अन्य दूसरे रजिस्टर के पहले सिरे के साथ कंबाइन कर दे। मान लेते हैं ये रजिस्टर हमारा R1 है, तो इसका दूसरा सिरा जो है ये इसको हम लोग अगले रजिस्टर के पहले सिरे के साथ ज्वाइन कर दें, तो इस को हम लोग अगर हम इसे ज्वाइन करते जाएं तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सीरीज कम्बिनेशन है हमारा। चलिए देख लेते हैं। लेट सपोज देयर आर थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड विथ बैटरी ऑफ V वोल्ट। मान लेते हैं इसको हम लोग V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। V वोल्ट की बैटरी है, इससे कनेक्ट कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ की। यहाँ पे की ऐसे लगा के हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। ये की है आपका। तो इनका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। इनके लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पे आप लोग जानेंगे कुछ बातें इनके लिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन इज दैट द करेंट इन दिस कम्बिनेशन आर कॉमन, या कह सकते हैं कि आर सेम इन ईच रजिस्टर वाइल द पोटेंशियल इज डिफरेंट एट ईच रजिस्टर। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सब रजिस्टर्स में जो करंट होगी वो सेम होगी। अगर करंट यहाँ पे I फ्लो हो रही है तो ये जो करंट होगी ये R1 में भी I होगी, R2 में भी I होगी और R3 में भी I होगी। यानी कि जो करंट है वो कॉमन रहेगा इन सब में, जबकि इनके सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट सपोज V1, V2 एंड V3 आर द पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर्स। ये रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1, V2 और V3 हैं। इफ V इज द नेट पोटेंशियल और टोटल पोटेंशियल, then the net potential or total potential is given as V is equal to V1 plus V2 plus V3. Let us suppose this is equation number first. But we also know that according to Ohm's law, अगर हम Ohm's law को डिस्कस करें तो according to Ohm's law हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि according to Ohm's law, ओम्स लॉ, यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो V इज इक्वल टू हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं IR। इफ R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन फॉर दिस सर्किट वी कैन राइट द टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, वेयर R आपको बता रहे हैं कि ये टोटल रेजिस्टेंस है। देन दिस इज वैलिड इंडिविजुअल फॉर ईच ऑफ द रजिस्टर। तो ये जो हमारा फार्मूला है ओम्स लॉ है, ये हम लोग सारे के सारे रजिस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पहले रजिस्टर के लिए बात कर लें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली इसी तरीके से V1 इज इक्वल टू I यहाँ पे सेम है सब में, तो हम लोग लिखेंगे IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। यहाँ पे I कॉमन है इसलिए I सब में सेम लिया गया और V इज इक्वल टू IR। सब्सटीट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज दैट इज V1, V2, V3 इन दिस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, यहाँ पे हम अगर सारी वैल्यूज को इसमें सब्सटीट्यूट करें तो हमको क्या मिलेंगी बातें, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमको मिल जाएगा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I देखिए दोनों तरफ से यहाँ पे कॉमन लेकर के इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मिल जाएगा कितना कि R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है सीरीज कम्बिनेशन में। तो अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस जैसे हम लोग मान लें कि ये 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम का है, तो यहाँ पे जो टोटल मिलेगा वो 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 10 ओम मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा सीरीज कम्बिनेशन में। देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के लेक्चर्स में। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स
अबाउट सीरीज कम्बिनेशन, इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये जानेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन में जो करंट होता है ये सेम रहेगा, मतलब जितने भी रजिस्टर आप लगाएंगे उन सब रजिस्टर में जो करंट है वो सेम रहेगा। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज इज डिफरेंट, ये जितने भी हैं सब में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, लेकिन करंट का अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट। यहाँ पे अगर हम सेकेंड फैक्ट की बात कर लें कि अगर हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखें तो हम लोग जानते हैं कि V is equal to IR, but the current is common, so we can write V directly proportional to R। हम लोग लिख सकते हैं V directly proportional to R। It means that heavy resistance या greater resistance have high potential difference, यानी कि आप देख रहे हैं V directly proportional to R है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ने पे उसके सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं V directly proportional to R है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे V1, अगर मान लीजिए बहुत सारे रजिस्टर आपको दिए गए हैं जिनमें R1 R2 R3 है, तो उनमें अगर हम वोल्टेज का रेशियो पूछा जाए तो V1 इंटू V2 इंटू V3, अगर ऐसे रेशियो पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हैं कि उनमें जो रेशियो होगा वो R1 R2 और R3 इसी के रेशियो में होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फैक्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास देयर आर n रजिस्टर्स, मान लेते हैं हमारे पास n रजिस्टर हैं एंड ईच ऑफ द रेजिस्टेंस R, और सबका रेजिस्टेंस जो है R ही है, मान लेते हैं सबका रेजिस्टेंस R है और n रजिस्टर्स कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग R इक्विवेलेंट हम लोग फिर सुन लेंगे, इफ n रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस each are connected series then the equivalent resistance is given as n into R। देखिए आप R1 R2 R3, तो ऐसे R ऐसे अगर n टाइम आप ऐड करेंगे तो टोटल जो आएगा वो आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n into R। और अगर आपसे इस कंडीशन पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो लेट अस सपोज इट इज V डैश, देन इट इज गिवन एज V डैश इज इक्वल टू V बाई n, मतलब जो टोटल वोल्टेज होगा उसमें नंबर जितने रजिस्टेंस है उससे नंबर से डिवाइड अगर आप कर दें तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे इस कम्बिनेशन के लिए, वो ये कि सीरीज कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है इट हैवियर देन ऑल द रजिस्टर्स इंडिविजुअली, तो जितने आप रेजिस्टेंस लगाए हैं उन सब से ज़्यादा आएगा रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर ये 1 2 3 लगाए हैं तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3 से भी ज़्यादा आएगा, आप इसको भी बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात कर लें यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन के लिए, तो वो ये निकल करके आता है यहाँ पे कि सीरीज कम्बिनेशन हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं, वेयर वी वांट टू फाइंड द हायर रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं सीरीज कम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम सीरीज यहाँ पे देख ले तो डेकोरेटेड लाइट ले लेते हैं। डेकोरेटेड लाइट आप देखते हैं कि वो बहुत ही कम मतलब रेजिस्टेंस के होते हैं, 1 या 2 ओम के, तो उनमें क्या करते हैं कि उनको सीरीज में, यानी कि जो डेकोरेटेड लाइट होती है वो लड़ियों में मतलब रो में या पत्तियों में जोड़ दिया जाता है बहुत सारा। तो जब हम वहाँ पे देखते हैं तो सीरीज में बहुत सारी जब हम पत्तियाँ जोड़ते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में 1 ओम ही जोड़ करके काफ़ी मैक्सिमम हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सीरीज कम्बिनेशन। तो इसको भी आप बता सकते हैं कि इट इज़ अप्लाइड फॉर द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो नेक्स्ट फैक्ट ये निकल करके आता है, आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, कोई भी 2 रेजिस्टेंस है, उनमें करंट का, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, ये R1 और ये R2, जिनको सीरीज में ऐसे ही मान लेते हैं किसी बैटरी से हम लोग करंट कर दें, ये R1 और R2 है जिसमें करंट है I, मान लेते हैं दोनों करंट कितना होगा I। तो अगर आपसे इनके बीच में मतलब पूछा जाता है कि इसके सिरों के बीच में वोल्टेज कितना होगा या इसके सिरों के बीच में वोल्टेज कितना होगा, तो आप देख रहे हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो V1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं R1 अपान R1 प्लस R2 और इनटू टोटल वोल्टेज V लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर V2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं R2 अपान R1 प्लस R2 और यहाँ पे भी आप V का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप V1 और V2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या फिर आप अगर करंट आपका अमाउंट पता है तो V1 इज इक्वल टू IR1 और V2 इज इक्वल टू IR2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद द सीरीज कम्बिनेशन। तो ये सीरीज कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आर द पैरेलल कम्बिनेशन। तो हम लोग अब नेक्स्ट के लेक्चर में जो है पैरेलल कम्बिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं।
जो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को? हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन ऑल द फर्स्ट एंड ऑफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड ऑल द सेकेंड एंड्स आर कनेक्टेड एट द अनदर पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप के रेजिस्टेंस हम लोग कॉम्बिनेशन को रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जब जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं उन सब के फर्स्ट इंड को हम लोग एक साथ किसी एक पॉइंट से, और जितने भी दूसरे इंड हैं उन सबको एक साथ किसी अन्य दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दें, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। लेट सपोज वी हैव 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, जिनको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, R1, R2 और ये R3। तो इनको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो सबके पहले सिरे को एक पॉइंट से और सबके दूसरे सिरे को हमने क्या किया कि एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है, ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई बैटरी है, तो V वोल्ट की बैटरी से और एक की लगा करके हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। Now, the most important fact about the parallel combination is that in parallel combination the voltage across each resistor will be same while the currents in each resistor are different। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर आप यूज़ कर रहे हैं उन सब के सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई किया, तो V वोल्टेज अगर अप्लाई किया तो जितने भी रजिस्टर हैं सबके सिरों के बीच में V वोल्टेज ही अप्लाई होगा। मतलब इन सब के सिरों के बीच में जो वोल्टेज रहेगा वो V ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। लेकिन इनमें जो करंट का अमाउंट होगा वो डिफरेंट होगा। लेट अस सपोज द टोटल करंट इज I, देन इन दिस ब्रांच लेट अस सपोज I1, I2 एंड I3। मान लेते हैं कि इन ब्रांचेज में जो करंट है I1, I2 और I3 है, और जो नेट करंट है यहाँ पे जो टोटल करंट है वो I है। अगर तो हम लोग लिख सकते हैं कि द टोटल करंट इज गिवन एज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम लोग फिर से लगाएं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम लोग फिर से ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है। जब हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू, हम लोग लिखते आ रहे हैं I इज इक्वल टू V अपान R। अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस मान लेते हैं किसी भी इस कॉम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो, इसमें टोटल करंट I हो, टोटल वोल्टेज V हो, तो हमको रिलेशन मिलेगा I इज इक्वल टू V अपान R। तो हम लोग सिमिलरली इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर द अदर चार्जेस, अगर हम लोग इसी तरीके से अदर चार्जेस के लिए भी या अदर रजिस्टर के लिए भी अगर हम लोग ये अप्लाई करें तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू V अपान R1, I2 इज इक्वल टू V अपान R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपान R3। यहाँ पे आपको I1, I2, I3 सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप एक बार गौर करेंगे कि यहाँ पे V ही क्यों लिया गया, क्योंकि अक्रॉस ईच रजिस्टर जो वोल्टेज है वो सेम है। तो I1 हो चाहे I2 हो चाहे I3 हो, सब में हम लोग V ही लेंगे। तो ये I1, I2, I3 और I की वैल्यू हमको मिल गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमको कितना मिल जाएगा कि V अपान R इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, इस तरीके से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम V कॉमन लें तो V से V कैंसिल होगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं तो आप ऐसे ही नेक्स्ट में भी ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिला वो मिला 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे फैक्ट्स को डिस्कस करना। तो सबसे पहला फैक्ट इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जितने भी रजिस्टर आप लगाते हैं उन सब के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पहला आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला फैक्ट तो यही है कि जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सबके जितने भी रजिस्टर हैं सब में सेम रहेगा। लेकिन जो करंट की बात है तो करंट जो है यहाँ पे सभी भी ब्रांचेज में अलग अलग रहेंगी, डिफरेंट ब्रांचेज में डिफरेंट करंट हमको मिलेंगी। चलिए अगर हम दूसरे फैक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो
आप देख सकते हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, बट द V इज कॉमन। यहाँ पे देखेंगे तो V जो कॉमन है, यानी कि I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R के मिलेगा, यानी कि जिसका वोल्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें जो करंट का अमाउंट होगा वो कम होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा कि जितने भी रजिस्टर लगे उनमें रेशियो क्या होगा जो करंट्स हैं, तो I1 I2 I3 इस तरीके से अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो रेशियो जो होगा वो होगा 1/R1 इंटू 1/R2 इंटू 1/R3। तो इसी रेशियो में आपको मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात कर ले, तीसरे फैक्ट की यहाँ पर, तो वो ये निकल करके आता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो लोअर वाले से भी लोअर आएगा, माने कम वाले से भी कम मिलेगा आपको। तो अगर मान लीजिए आपने 3 रेजिस्टेंस अप्लाई किया है 1 2 3 ओम के, तो सबसे मिनिमम कितना है 1 ओम, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो कम से भी कम आएगा। मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन इंडिविजुअल ईच रेजिस्टेंस अप्लाइड। जितने भी इंडिविजुअल आप ईच रेजिस्टेंस अप्लाई किए हैं वो उन सब से भी कम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन हम लोग कब करते हैं, मतलब इसको यूज़ कब करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको रेजिस्टेंस की डिमांड कम होती है, मतलब हमको कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर ले तो जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, घरेलू जो वायरिंग होती है, वो जो है परफेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन ही रखी जाती है, जिससे कि रेजिस्टेंस जो है वो आपका कम बना रहे। चलिए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रहेंगे। अब मान लेते हैं कि अगर आपके पास 2 यहाँ पे दिए गए हैं, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज वी हैव 2 रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 विच आर कनेक्टेड पैरेलली। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, मान लेते हैं कि ये R1 है और इसी तरीके से जो दूसरा है वो R2 है, और इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, R1 और ये R2। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो नेट अमाउंट ऑफ करंट है वो I है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें तो वो आ जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज अपान सम ऑफ रेजिस्टेंसेज। यानी कि यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन अपान एडिशन, या फिर आप सम भी लिख सकते हैं। तो एडिशन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर इन ब्रांचेज में आपसे पूछ रहा है करंट कितना है, तो इन ब्रांचेज में करंट आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप देख रहे हैं कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो अगर पहली ब्रांच में आपसे करंट पूछा जा रहा है, यानी कि इसमें देखिए करंट अगर I1 है, इसमें करंट I2 है, तो यहाँ पे अगर करंट आपसे I1 पूछा जा रहा है तो I1 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू R2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब पहली ब्रांच में करंट पूछा जाएगा तो वो नेक्स्ट वाली ब्रांच के लेंगे हम लोग R2 अपान R1 प्लस R2 और इंटू I। या फिर अगर आपसे I2 पूछा जाता है तो आप लिखेंगे R1, यहाँ पे अपोजिट लिखेंगे R1 अपान R1 प्लस R2 और इंटू I। दैट्स द करेंट्स इन द ब्रांचेज, इस ब्रांचेज में करेंट्स होंगी ये। अब मान लेते हैं कि लेट सपोज वी हैव n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज ऑफ रजिस्टर। मान लेते हैं कि हमारे पास n आइडेंटिकल रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस जो है वो R है और उनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर रहे हैं तो 1/R इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ऐसे ही आप n नंबर तक जाएंगे तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/n। यानी कि अगर हम n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट करें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उनका R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/n। तो जितने रेजिस्टेंस हैं उन जितना एक का रेजिस्टेंस है उसमें आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से डिवाइड अगर कर देंगे तो आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और अगर ईच रजिस्टर में करंट पूछ रहा है कि यानी I डैश समझ लीजिए, तो वो कितना आ जाएगा? I/n। ये आ जाएगा आपको करंट इन ईच ब्रांच और ईच रजिस्टर। तो दैट्स ऑल अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सम important facts related with it. Thanks for watching and I really appreciate your time.